टॉपिक है हमारा आर्टिकल 13 संविधान के पूर्व और पश्चात की विधियाँ। स्वागत है आप लोगों का। और देखते हैं हम कि ये विधियाँ किस तरह से है, किस तरह से लागू की गई है और विधि का अर्थ क्या है। ठीक है, विधि का अर्थ समझेंगे कि विधि क्या होती है और पूर्व की विधियाँ क्या थी। उसके लिए कुछ सिद्धांत आए थे, डॉक्ट्रिन, जैसे सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स और वेवर, है ना। ये 3 सिद्धांत हैं, इन तीनों सिद्धांतों को समझेंगे। और जो पश्चात की विधियाँ वे किस तरह से लागू की जाती है या वे किस तरह का काम करती है। तो सबसे संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 13 जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 13 को। देखिए, सबसे पहले तो क्या कह रहा है वो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि इसका मतलब ये है कि संविधान के पूर्व की, संविधान लागू होने के ठीक पहले की वे सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होगी जहाँ तक वे भाग 3 के उपबंधों का उल्लंघन करती है। समझ रहे हो बात आप? इसे समझाता हूँ मैं। जैसे कि आर्टिकल 13 का एक क्या कहता है, कितने 4 भाग है इसके, 1, 2, 3 और चौथा भाग और है। ठीक है, तो 13 का एक क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले की वे सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य घोषित हो जाएगी जहाँ तक वे संविधान में भाग 3 के उपबंधों से उल्लंघन करती है। तो अब है क्या, जैसे कि सबसे पहली बात तो आर्टिकल 13 ने भारत के सभी नागरिकों को एक गारंटी प्रदान कर दी कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए बनी गई विधियाँ शून्य घोषित हो जाएगी, या वे मतलब कोई भी नियम या कोई भी अधिनियम उनके मूल अधिकारों पर हावी नहीं हो सकता। तो एक सवाल ये खड़ा हुआ था कि संविधान, यदि मान लो किसी व्यक्ति ने संविधान बनने के पहले किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध किया गया हो, मतलब कुछ ऐसा काम किया गया हो कि जिसके लिए वो अपराधी घोषित किया गया या उस पर कोई सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन संविधान बनने के पश्चात उस मुकदमे की कार्रवाई पूरी नहीं हुई, और संविधान बनने के पश्चात उस मुकदमे की कार्रवाई पूरी होती है, लेकिन संविधान बनने के बाद उस किए गए कृत्य पर या उस किए गए कार्य पर उसे किसी भी तरह का अपराधी घोषित नहीं किया जाता है। तो क्या वह यह दावा कर सकता है कि उसे सज़ा न मिले? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पूर्व की विधियां हैं या संविधान के पूर्व की विधियां हैं, जो संविधान की विधियां हैं, वो भूतलक्षी प्रभाव से नहीं, मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी, भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगी, वो कब से होगी, भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगी। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध संविधान बनने के पहले किया है तो उस पर कहाँ की विधियाँ लागू होगी, पूर्व की विधि लागू होगी। ठीक है, और जैसे संविधान बनने के पहले कोई अपराध किया और उस पर मुकदमा चल रहा है तो उस पर कब की विधि लागू होगी, पूर्व की विधि लागू होगी। और संविधान बनने के पश्चात करेगा तो उसमें विधि कहाँ की लागू होगी, पश्चात की विधि लागू होगी। तो इसी को उल्लेखित करते हुए 3 तरह के सिद्धांत प्रतिपादित किए। कौन कौन से? एक पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ग्रहण या आच्छादन का, और एक अधित्याग का सिद्धांत। तो देखिए, पृथक्करणीयता या सेवरेबिलिटी, ये सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत वही संविधान के पूर्व की विधियों पर लागू होता है। यह कहता है कि पूरे अधिनियम को अवैध घोषित किया जाएगा या सिर्फ फंडामेंटल राइट से असंगत प्रावधान को। यदि मान लो कि संविधान के पूर्व की विधि है, ठीक है, अब कोई विधि बनाई गई है और वो विधि मतलब कि मूल अधिकारों से असंगत है। अब पूर्व की विधियों के बाद ये 3 सिद्धांत है, पृथक्करणीयता का, ग्रहण आच्छादन और अधित्याग का सिद्धांत। अगर मान लो कोई विधि ऐसी बनाई गई है जो आपके मूल अधिकारों का क्या कर रही है, हनन कर रही है, मूल अधिकारों पे आपके रोक लगा रही है, तो वह विधि पूरी तरह से अवैध घोषित हो जाएगी या वो सिर्फ उतनी ही अवैध घोषित होगी जितना वो उल्लंघन कर रही है। तो इसमें यह कहा गया है कि यदि विधायिका द्वारा या विधानमंडल द्वारा कोई अधिनियम पारित किया गया है और वह अधिनियम आपके मूल अधिकारों के खिलाफ है या मूल अधिकारों से असंगत होता है, तो वह उस मात्रा तक ही शून्य घोषित होगा जहाँ तक वह असंगत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कही, पृथक्करणीयता मतलब अलग कर देना, कि वह उसी मात्रा तक शून्य घोषित होगा जहाँ तक वह क्या हो रहा है, असंगत घोषित हो रहा है। अगर मान लो कि अधिनियम का उद्देश्य ही बदल जाता है, अगर मान लो उसका वह सिद्धांत या उसका वह नियम अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो उससे वह अधिनियम ही विफल घोषित हो जाए। जैसे हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट उसका आप अवैध घोषित कर दो जो मूल अधिकारों के खिलाफ है, लेकिन उस पॉइंट को अवैध घोषित करने से उस अधिनियम की व्याख्या कुछ नहीं रह गई है, तो पूरे के पूरे अधिनियम को ही क्या घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक सिद्धांत ये लागू होता है कि आप उसको पृथक्करण कर दो, मतलब समाज को 2 हिस्सों में बांट दो, और मतलब उसकी व्याख्या ऐसा बंटवारा करो कि जो सही निर्णय हो सके, मतलब कि सही व्याख्या निर्णय करो उसका, फिर कि आपने अलग अलग तरह से बांट दिया, जो जिस नियम तक लागू होगा वहाँ तक उसे लागू कर दिया जाएगा। यदि कोई नियम है या कोई अधिनियम है उसका कोई भाग अवैध है तो उसे
उस मात्रा तक ही अवैध घोषित होगा जहाँ तक वो मूल अधिकारों से असंगत है। लेकिन मान लो कि उस मूल अधिकार से असंगत विधि से वो अधिनियम की कोई व्याख्या ही नहीं रह जाती है, तो उसे पूरी तरह से क्या घोषित कर दिया जाएगा? अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसी में दूसरा क्या है? ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। देखिए, ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है कि पूर्व की विधियां पूरी तरह से मृत या नष्ट नहीं होती है। संविधान में पूर्व की जो विधि थी, मतलब भाग 3 में जो इसके पहले की जो मूल विधियां थी, वो पूरी तरह से मृत या नष्ट नहीं होती है। उस पर क्या लग जाता है? ग्रहण लग जाता है। मतलब कि उसको एक प्रकार से वो लागू तो नहीं है लेकिन लिखित रूप में है, या वो विधियां हैं लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया है हमने आज के समय में, तो वो क्या होगा? पूर्व के मामलों में उसका प्रयोग होगा। सबसे पहली बात तो हमने देख ली कि पूर्व की विधि का प्रयोग कब होगा? पूर्व के मामले में होगा। मतलब वो मृत नहीं है, नष्ट घोषित नहीं हुई है, उसका उपयोग कब किया जाएगा? पूर्व के मामले, संविधान बनने के पहले के मामलों में उसका प्रयोग किया जाएगा। यदि मान लो कोई संशोधन होता है, किसी संशोधन द्वारा कोई अधिनियम पारित किया जाता है और उस अधिनियम में कौन सी विधि है? वही पूर्व की विधि है, तो उस पूर्व की विधि को या आच्छादित विधि को पुनः सजीव करना है या प्रवर्तन योग्य बनाना है, मतलब कि इनफोर्सिएबल, ठीक है, प्रवर्तन योग्य बनाना है, तो उसके लिए नया अधिनियम पारित करने की आवश्यकता नहीं है। उस ग्रहण या आच्छादन के सिद्धांत को हटा देंगे और वह विधि फिर से लागू हो जाएगी। एक हो गया पृथक्करण, जिस मात्रा तक शून्य होगा उस मात्रा तक अवैध घोषित हो जाएगा। अगर अवैध घोषित होने से पूरा अधिनियम की व्याख्या नहीं हो पाती है तो पूरे के पूरे अधिनियम को ही अवैध घोषित कर देंगे। ग्रहण आच्छादन में मृत और नष्ट नहीं होती है विधियाँ, विधियों पर ग्रहण लग जाता है। अगर मतलब कि पूर्व के निर्णय रहेंगे तो वही विधि काम आएगी, लेकिन मान लो आगे चल के कोई अधिनियम पारित कर रहे हैं और वो विधि को फिर से लागू किया जाता है, तो वो विधि के लिए कोई नया अधिनियम पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसे वैसा का वैसे ही पारित कर दिया जाएगा। अगला है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है? अधित्याग का सिद्धांत ये कहता है कि कोई व्यक्ति इच्छा से अपने मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है। ये कहाँ पर है? यूएसए में है, लेकिन हमारे यहाँ है क्या? भारत में ये नहीं है। नहीं रहने का कारण क्या है? भारत में नहीं रहने का कारण ये था कि भारत की जनता निरक्षर है, कम पढ़ी लिखी है, वे अपने मूल अधिकारों को नहीं समझ पाते, तो इसलिए इस सिद्धांत को यहाँ पे लागू नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है? पश्चात की विधियाँ। पश्चात की विधि क्या कहती है कि संविधान के लागू होने के पश्चात कोई विधि काय का उल्लंघन कर रही है? आपके मूल अधिकारों का। यदि कोई ऐसा अधिनियम या ऐसा कोई नियम पारित किया गया है जिससे काय का आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह विधि उस मात्रा तक क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, जहाँ तक वह क्या कर रही है? उस मात्रा, उसका उल्लंघन कर रही है। देखिए, यदि संविधान के पश्चात कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो आपके मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो वह उस मात्रा तक शून्य घोषित हो जाएगी जहाँ तक वे आपके अधिकारों का हनन करती है, आपके अधिकारों का वह उल्लंघन करती है। इसमें क्या है? इसी के तहत काय का सिद्धांत है? न्यायिक पुनराविलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत इसी के तहत लागू होता है। मतलब न्यायपालिका उस मात्रा तक उसे शून्य घोषित कर देगा। इसको लेके विवाद है, जैसे विवाद क्या है? वही 368 और ये जो गोलकनाथ का मामला आएगा या केशवानंद भारती, शंकरी प्रसाद, इन सब के जो मामले आएंगे इसी चीज़ को लेके आएंगे कि संविधान के पश्चात कोई ऐसी विधि नहीं बन सकती जो काय का हनन करे? आपके मूल अधिकारों का हनन करे। देखो, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इनमें खास चीज़ क्या है? देखिए, संविधान के पश्चात की विधियां अगर मूल अधिकारों का हनन करेगी तो वह तुरंत ही शून्य घोषित हो जाएगी पूरी तरह से। लेकिन संविधान के पूर्व की विधियां मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो वह पूर्व के किए गए कृत्यों के लिए लागू रहेगी, लेकिन उसके पश्चात के लिए मृत घोषित हो जाएगी। इसके अलावा विधि का अर्थ क्या बताया गया? विधि का अर्थ ये बताया कि विधियाँ क्या होगी? अध्यादेश, विधियाँ, नियम, उपविधियाँ, विनियम, सूचनाएं, ये आदि सब क्या कहलाएगी? आपकी विधि कहलाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करा कि जो विधियाँ होगी वे रूढ़ी, प्रथाएं, कानून के बल तक सब लागू होगी। मतलब जिस पे कानून का बल है, अगर वो प्रथाएं हैं, कोई रूढ़ियाँ हैं पिछली, तो वह सिर्फ एक्ट नहीं, मतलब कि विधि क्या होगी? सिर्फ एक्ट को ही विधि नहीं कहा जाएगा। कोई प्रथाएं हैं या पिछली कुछ विधियाँ हैं, तो अगर उन पर कानून का बल लागू होता है तो वो भी क्या कहलाएगी? विधि कहलाएगी। कार्यपालिका के अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका विधि कहलाएगा। अगली चीज़, व्यक्तिगत विधि को खारिज करता है, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाइयों की विधि, हिंदू कोड बिल, इन सबको विधि नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये विधि के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रीय ध्वज को मार्गदर्शन या निर्देश को कहा जाएगा, इससे क्या नहीं माना जाएगा? इसे विधि नहीं माना जाएगा। देखिए, स्पष्ट हो गया। एक तो हो गया आपका पृथक्करणिता का सिद्धांत, ठीक है।
इसमें हो गया ग्रहण आच्छादन और फिर अधित्याग, मतलब ये पूर्व की विधियाँ हो गई एक आपकी, इसमें हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए। फिर हो गई एक पश्चात की विधियाँ, इसमें कोई भी मूल अधिकारों के हनन के लिए विधि बनेगी तो उस मात्रा तक शून्य घोषित हो जाएगी। फिर हो गया कि विधि का अर्थ की विधि क्या होगी। होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक जोड़ा गया था 13 का 4, जो 13 का 4 जोड़ा गया था इसको जोड़ा था 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में। तो इसको हम समझेंगे अभी, क्योंकि इसके तहत क्या हुआ, 13 4 जुड़ा है, साथ ही साथ 368 का 3 को भी जोड़ा गया था, मतलब वो केशवानंद का केस आएगा उसमें में से समझ लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं इसके आगे हम समानता का अधिकार। थैंक यू।